नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज सभी का आज के इस सेशन में, जहां पे आज हमारे साथ है राहुल, जिन्होंने गेट डीए के एग्जामिनेशन में 137 रैंक अचीव की है। इट्स एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो राहुल ने अचीव किया है, 137। और ये रैंक उन्होंने कैसे अचीव की, वो कौन से बैच से थे, क्या क्या डिफिकल्टी उन्होंने फेस की, इन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे राहुल से। तो राहुल, स्वागत करते हैं आपका यहाँ पर आज के इस सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने एक बहुत अच्छा रैंक अचीव किया है। और थैंक मैंने यू तो सर। सुना था कि इस बार डीए का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में ही था। सच बात है, डिफिकल्ट था पेपर इस बार का? सर, काफी बेसिक मतलब बेसिक था। अगर जिसको बेसिक्स अच्छे से क्लियर है तो वो कर पा रहा था, बट अच्छा, डिफिकल्ट था सर। डिफिकल्ट था। हाँ सर। और आपके रैंक तो खैर आपने बता दिया, मार्क्स कितने आ रहे थे आपके आउट ऑफ 100? सर मेरा मार्क 62.67 है सर। ओके, 62.67। अच्छा, हाँ जी ठीक सर। है। तो आपने बताइए आप कौन से बैच से हैं और कब आपने ज्वाइन किया इस बैच को? सर मैंने पराक्रम बैच ज्वाइन किया था अराउंड नवंबर 2024 में ज्वाइन किया था, और थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, बट बाद में मैंने रिकवर कर लिया था। नवंबर 2020 पराक्रम तो 1 ईयर बैच होता है, तो नवंबर हाँ। में फिर आपने मतलब आपकी वैलिड, फिर आपने एक्सटेंड किया बैच को, क्या क्या किया, मतलब कैसे आपने मैनेज किया इसको? नहीं सर, मैंने 2026 बैच ही का ही लिया था। अच्छा अच्छा, 2026 ही लिया था, अच्छा हाँ जी अच्छा। सर। ओके ओके। तो 2026 नवंबर, तो मतलब लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि आपने 15 मंथ्स की आपकी टोटल जर्नी जर्नी रही इसमें। हाँ जी सर। अच्छा। तो फिर आपने फिर अच्छा, आपने नवंबर में ज्वाइन किया था पराक्रम बैच। अच्छा, फिर आपकी में पूरी जनवरी जर्नी में आप अपनी जब अपने शुरुआत किया, तो हर चीज आप ये आप ड्रॉपर थे कि आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे थे? सर मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट होने वाला था, तो प्लेसमेंट अच्छे से हो नहीं पा रहे थे, कंपनीज नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा गेट के अच्छा लिए प्रिपेयर करता हूँ। अच्छा। तो आप थर्ड ईयर में, अभी अभी आप फोर्थ ईयर में होंगे फिर इस सर मैं बैच? अब कंप्लीट कर चुका हूँ, अच्छा, लास्ट ईयर ही कंप्लीट कर। पास। हाँ जी सर। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आप थर्ड ईयर में थे। हाँ जी सर। सबसे बड़ी बात और सबसे ज्यादा जो क्वेरी एज अ फैकल्टी हमें आती है कि कॉलेज और गेट प्रिपरेशन कैसे मैनेज हुई, आपसे ये बताइए कैसे क्या किया आपने, किस तरह से आपने इन दोनों चीजों को हैंडल किया। और क्या क्या आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ खाना खाया या गाइडेंस ली, क्या किया आपने कि ये दोनों प्रिपरेशन आपकी एक साथ मैनेज हो पाई? मैं अगर सही बताऊँ सर, तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा, क्योंकि थर्ड ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, और फोर्थ ईयर में ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं सर। अ, वो मैं बस क्लासेस अटेंड करता था, और उससे ज़्यादा बस एग्जाम्स जब आते सेमेस्टर के तो उनका पढ़ लेता था, और बाकी गेट के लिए प्रिपेयर करता रहता था। मतलब गेट की हर दिन क्लासेस कंसिस्टेंटली अटेंड करता था, और जब पीपीपीज आते थे तो वो कर लेता था। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह अच्छा, सकता। तो मतलब आपकी फोर्थ ईयर होने की वजह से आप ज्यादातर गेट में फोकस कर पाए। हाँ जी सर, वही बात है। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। अच्छा अच्छा, आप देखिए, मैंने बहुत जो जब जब भी हम बात करते हैं बच्चों से, तो वो ज्यादातर जितने भी मतलब हाई रैंकर्स रहते हैं वो जनरली लाइव क्लासेस नहीं आते हैं। ठीक है, आप आते थे लाइव क्लास, वो मतलब बाद में कवर अप कर लेते हैं, रात को कभी भी बैठे हैं 12 1 बजे हाँ 2 बजे सर। 3 बजे इस तरह से, मतलब रूटीन थोड़ा उनका डिफरेंट रहता है। आप लाइव क्लास नहीं नहीं सर, मैंने एक भी लाइव क्लास अटेंड नहीं की सर। आते हैं? मतलब मैं बस आप मैं कंप्लीट ये ना, करता रहा। हाँ चल आप कंप्लीट कर लीजिए, बताइए। नहीं सर, मतलब वो क्लासेस आ जाती थी तो फिर मैं कर लेता था बाद में उनको, ऐसा। अच्छा, इसके पीछे की सोच क्या है, मतलब लाइव क्लास में मतलब आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हैम्पर हो जाएगा, या मतलब क्या सोच है कि हम बाद में करेंगे, लाइव नहीं करेंगे? नहीं सर, वो टाइमिंग्स मैच नहीं हो पाते थे मेरे। टाइमिंग्स का इशू था, और कोई इशू नहीं था? और कोई इश्यू नहीं था सर। ठीक है। तो जो डीए बच्चे जो एस्पिरेंट देख रहे हैं, बताइए, अब आपने पूरी जर्नी कंप्लीट की, आपने अचीव भी कर लिया, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट्स क्या थे आपके इस पूरे प्रिपरेशन, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हर्डल लगा, मतलब कहाँ कहाँ पे आप अटके, या कहाँ पे चैलेंज, सब्जेक्ट वाइज पूछ रहा हूँ मैं, मेंटेलिटी की भी बात करेंगे, मानसिक रूप से कैसा प्रिपरेशन किया, ओके। पर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अटके थे आप, या मेहनत लगी? सर मेरे को मैं अपने आप को मतलब मानता हूँ कि मैंने मैथ्स में काफ़ी मेहनत की है सर। मैथ्स में जैसे मुझे कई बार रिविजन्स की ज़रूरत पड़ी,
क्योंकि मैथ्स का कोर्स सिर्फ इनफ नहीं था, उसका रिवीजन बहुत बार करना बहुत जरूरी था। जो जिसका बेनिफिट मुझे बाद में मिला सर। मैथ्स मैथ्स आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा? हाँ सर। अच्छा, तो आपने फिर देखिए मैथ्स का जितना मुझे जानकारी कि वो भूल जाते हैं जल्दी से, अगर आप प्रैक्टिस छोड़ते हैं तो बिल्कुल मैथ्स जो है सर। दिमाग से चला जाता है। हाँ जी सर। अच्छा, तो मैथ्स आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा। हाँ जी सर। और बाकी बाकी सब्जेक्ट में मतलब ठीक, मतलब मैथ्स के अलावा जो मशीन लर्निंग है वो पार्ट आपने कवर कर लिया था अच्छे से? हाँ जी सर, मशीन लर्निंग तो अगर आप डेली रिवाइज करते रहते हो तो फिर वो दिमाग में रहता है सर। रहता है, ठीक है। चलिए, तो और ये तो हो गया आपके जो सब्जेक्ट, बैकलॉग बने थे आपके, बैकलॉग क्रिएट हुए थे? नहीं सर, मेरा बैकलॉग तो मतलब इस कोर्स में, पराक्रम के कोर्स में। हाँ जी सर, इसमें मेरे बैकलॉग्स भी रहे हैं, वो भी मैंने अच्छा, कवर किए कैसे हैं। कवर किए बताइए, क्योंकि ये सब ये क्वेरी जो है, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बच्चों की क्वेरी है, मतलब हाँ ये जी जब सर। प्रिपरेशन करते हैं कॉलेज के साथ, बैकलॉग बना लेते हैं, कैसे करें? अब देखिए, इसका कोई फुल प्रूफ हमारे पास आंसर रहता नहीं है, जी क्योंकि सर। मेहनत आपको ही करनी है, और बिल्कुल। आपको ही अपना शेड्यूल पता है। हाँ तो जी सर। बैकलॉग के लिए क्या किया फिर आपने? कुछ नहीं सर, जब भी मेरे पास टाइम रहता था मैं कोशिश करता था मैं एक दिन में कम से कम एक या दो वीडियोस तो कंप्लीट करूँ ही करूँ, जो भी मेरे रहते हैं। और तो ऐसे कंसिस्टेंटली करते करते वो सारे वीडियोस खत्म हो जाते थे। मतलब अगर मैं सोचता था कि ये नहीं करूँ तो मतलब वो ऐसे ही बैकलॉग पड़ा रहता और फिर वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैं आपके एक एक कुछ दिन। माइलस्टोन थे, मतलब हफ्ते में ये करना है या महीने में ये कंप्लीट नहीं करना सर, मैं है? बस एक दिन का सोचता था, उससे ज्यादा नहीं सोचता था। अच्छा, कि मेरे को आज तो एक वीडियो या दो या तीन वीडियो तो करना ही करना है, और बाद में फिर रिवाइज करना है। अच्छा। आपने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी अपनी, तो आप, एक तो ये था कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये तो एक ही हो गया। आ, कोई और भी रीजन था, मतलब कोई मोटिवेशन था कि एमटेक करना है, या रिसर्च में जाना है, या अच्छा प्लेसमेंट लेना है, आईटी, और भी इसके अलावा कोई इंस्पिरेशन थी आपकी हाँ इसके सर, बाद? मेरा रिसर्च का प्लान था। क्योंकि मुझे ए आई एम एल में बहुत ज़्यादा रुचि है। और मैं चाहता हूँ मैं इसमें आगे और ज़्यादा रिसर्च कर सकूँ। मेरे को जैसे आजकल बहुत सारे नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। राइट। तो वर्ल्ड मॉडल्स जैसे मेटा के कई सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकुन साहब वगैरह। तो उन सब से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है मेरे अच्छा, तो आप जो है एआई फील्ड में कुछ और आगे, मतलब नया को। हाँ कुछ जी करना सर, चाहते मैं हैं? पढ़ना चाहता था। अच्छा, और पढ़ना चाहते थे, चलिए ठीक है। आई थिंक आपने जिस सोच के साथ ये शुरू किया था, उस डायरेक्शन में आपका एक स्टेप, आप स्टेप आगे बढ़ गए हैं यहाँ पर। हाँ जी सर। अच्छा, मेंटली कितना चैलेंजिंग था, कितना एग्जॉस्टिंग था आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है? मतलब कहीं पे बस। आपको ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, या मन में सेल्फ डाउट आया, ऐसी कोई सिचुएशन आई थी आपके? बिल्कुल सर, ऐसा रहा है मेरे साथ। अ, मतलब जब कोर्स वर्क कंप्लीट कर रहा था तब तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उस दिन मैं कंसिस्टेंटली करता रहता था। लेकिन जब मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया देना, तो फिर तब मेरे मार्क्स अराउंड 38 40, मतलब बहुत कम आते थे। और आपको अगर याद होगा उस समय रैंकर्स के टेस्ट हुआ करते थे। मेरा सर एक भी रैंकर्स टेस्ट में नहीं हुआ सर। और मतलब मेरे को वो इतना डिफिकल्ट लगता था, और वो मेरे को इतना पुल डाउन करता था कि मैं रैंकर्स टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर जाते जाते लास्ट में आपने एक रियल टेस्ट करवाया था, ऑल इंडिया। तो उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया था सर। उसमें मेरे अराउंड 59 मार्क्स आए थे। और लास्ट में जाते जाते रैंकर्स क्लब में इंक्लूड हुआ था। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि उस समय पूरे साल मेहनत करने के बाद आप अगर स्कोर प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो वो रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि आप लगे रहो, आप करते रहो, और वो हो गया सर। अच्छा, तो एक तो ये हो गया रैंकर्स क्लब का, आपको जरा थोड़ा सा रहा हाँ। होगा बैक ऑफ माइंड की नहीं हो पा रहा है, एम आई हाँ गुड सर। इनफ, है ना, ये एक डाउट आ रहा होगा आपके मन में। और टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है पूरे जर्नी का, मतलब आप बिल्कुल सर। मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टेस्ट देना। तो हम्म। आई थिंक मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि इनिशियली आपके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, नहीं आए थे? नहीं आए थे? नहीं सर, नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे। हाँ। तो एक जो टिप बच्चों को देना चाहेंगे कि इनिशियल में किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आते, लेकिन फिर आपने इम्प्रूवमेंट कैसे की? सर मेरा इसका बस एक ही था कि मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़ रखे थे, जैसे जो बड़े सब्जेक्ट्स थे, एमएल हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया और प्रोबेबिलिटी हो गया, इनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रख लिए थे।
और मैं एक हफ्ता लेता था। और जो वीकडेज होते, मतलब जैसे मंडे मंडे टू सैटरडे, या तब मैं पूरा रिवाइज कर लेता था सारे सब्जेक्ट्स को, और हर संडे को मॉक टेस्ट देता था। तो ऐसे कंसिस्टेंटली करते 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 और अपनी गलतियों को देखते हुए मेरे मार्क्स अपने आप इम्प्रूव होते गए सर। ओके, तो आपने मतलब वर्कआउट किया, मतलब अच्छा, आपका आपने हाउ मेनी टेस्ट आपने, कितने टेस्ट दिए होंगे आपने? मॉक टेस्ट सर, यस। अराउंड सर 14 16 मॉक टेस्ट दिया। 16 मॉक टेस्ट, देखिए 16 मॉक टेस्ट। और कितने मॉक टेस्ट के बाद आपको लगा कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है सब्जेक्ट के ऊपर? सर अराउंड मेरे को 10 मॉक टेस्ट लग गए थे सर, आराम से। 10 मॉक टेस्ट आपको लग गए थे, उसके हाँ बाद आपके फाइनली परफॉर्मेंस जो है मतलब आनी हाँ। शुरू हुई, कि लगा थोड़ा कॉन्फिडेंट हाँ सर, कॉन्फिडेंट? और एक और स्ट्रैटेजी रही थी सर मेरी इसमें, जी बताइए। कि मेरे को ये बात बाद में पता चला कि एक बार हम पूरे पेपर के थ्रू जाते हैं राइट। गेट के, तो उसने बहुत हेल्प आउट किया मेरे को, क्योंकि इससे बहुत बड़ा जंप आया मेरे मार्क्स में। अराउंड पहले 40 45 मार्क्स आते थे, लेकिन जब मैंने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की कि एक बार पूरे पेपर के थ्रू चले जाओ, और जो जो आपको क्वेश्चन होते जा रहे हैं इजीली उन्हें कर दो, और फिर सेकेंड टाइम वापस जाओ, इससे मेरे मार्क्स डायरेक्टली 45 से एकदम 60 तक जंप होने लग गए थे, क्योंकि मैं लास्ट आप के क्वेश्चन छोड़ रहा आप था। अच्छा, आप मास्टर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं। एक ऑप्शन रहता है मास्टर क्वेश्चन पेपर, उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन एक सीधे उसमें आ जाते हैं, आई थिंक पूरा डिस्प्ले हो जाता है पूरा का पूरा पेपर। नहीं। नहीं सर, मतलब गेट की मॉक टेस्ट में वो जो साइड में क्वेश्चन लिखे आते थे, मतलब एक बार तो मैं पूरे पेपर के थ्रू चले जाता था, मतलब हाँ, सारे स्कैन कर क्वेश्चन लेते रीड, हैं, हाँ हाँ हाँ, रीड आउट करते हुए, हाँ। और जो इजीली हो रहे थे वो करते जाता अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तो मैं जो कह रहा था कि जैसे हमारे पास एट अ टाइम सिंगल क्वेश्चन पेपर रहता है ना, सिंगल हाँ क्वेश्चन जी, रहता है हमारे पास हाँ स्क्रीन जी। पे। एक और ऑप्शन रहता है मास्टर क्वेश्चन पेपर का। ठीक अच्छा। है। हाँ, मतलब आपको पता नहीं, शायद आपने नोटिस किया या अभी आपको पता नहीं। मास्टर हाँ क्वेश्चन पेपर में वो आपका पूरा के पूरे सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में आ जाते हैं आपके सामने में। तो मतलब आप पूरा पेपर फील कर सकते हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन के अलावा पूरा पेपर आप जो है फील कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं दैट इज स्कैनिंग, कि आपने एक बार पूरा स्कैन किया वन टू लास्ट, और जो जो इजी हुए पहले कर लिए, है ना? यस सर। ये स्ट्रेटजी आप कह रहे हैं यहाँ पे, है हाँ ना? जी सर। राइट राइट, ठीक है। ये स्कैनिंग वाली जो मल्टीपल राउंड ऑफ अटेम्प्ट करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा। यस सर। ग्रेट। आपके पूरे जर्नी में पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कौन रहा, जिससे आपको लगा कि हाँ, कि अगर मैं यहाँ पे असफल भी हो जाऊं तो भी उतनी ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी, या मुझे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, इससे स्ट्रेंथ आपको कहाँ से मिलती थी? सर मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे लेक्चरर्स थे, ओके। और मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, और सबसे ज़्यादा मेरी माँ, मम्मी थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि आप पढ़ते रहो, कुछ नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बस पढ़ते रहो, इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बार ट्राई करना, बस आप करते रहो। अच्छा, तो लगातार बात होती थी आपसे माँ के साथ हाँ कि जी। हाँ, लगातार ये ये मतलब परेशानी आ रही है? डिनर के टाइम तो मम्मी पापा साथ में बैठते थे, तो फिर वो अच्छा बहुत मोटिवेट करते थे, या फिर वॉकिंग के लिए जाते थे तब वो बहुत मोटिवेट करते थे। अच्छा। आ, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। सेकंड है कि देखिए आप दिन भर तो पढ़ नहीं सकते, है ना? हाँ तो सर। आप और ये जो भी पढ़ाई जो रहती है वो एक मेंटली टायरिंग भी रहती है। जी बिल्कुल। एनी एक्टिविटी जो आपने प्लान की थी अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी? बिल्कुल सर। क्या मैं करते थे आप, कैसे रिलैक्स करते थे? हाँ सर, मेरे पापा एयरफोर्स में थे। अच्छा। तो फिर हमारे यहाँ पास में ही आर्मी स्टेशन है। ओके तो वहाँ पे मैं स्विमिंग करने ले जाता था सुबह सुबह, ओके और बाकी मैं शाम को साइकिलिंग के लिए जाता था सर, क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। ओके। तो बेटर रहने फिर की वजह से। हाँ, जी। अराउंड 21 किलोमीटर्स में साइकिल करके आता था सर। 21? जी सर। कितना टाइम करते थे? 21 किलोमीटर कितना टाइम लगता था सर आपको? इसमें मेरे को टाइम लग जाता था, पहले 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 मेरे को 2 घंटे लगते थे, अच्छा फिर 1.5 आवर लगता था। अच्छा तो फिर मैं इसे शाम में रखता था, अराउंड 6 बजे के बाद या फिर 5 बजे के बाद। अच्छा दिन में मैं पढ़ लेता था, और रात में पढ़ लेता था, और सुबह अच्छा के टाइम पे भी पढ़ लेता था। अच्छा। तो ये जो आई थिंक आपका जो एरिया खुला एरिया रहता होगा, वहीं पे ही आप जो है साइकिलिंग करते होंगे, मतलब हाँ 21? जी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो ये इससे आपको फिर पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस करने में फिर या वापस आने में हाँ हाँ टायर्डनेस सर, चली जाती थी, आपकी? ये काफी मेरे को फ्रेश कर देता था। फ्रेश कर देता है।
चलिए, आई थिंक आप यहाँ पर आई थिंक आपने अपने सारी जर्नी के बारे में बात की। एक जो आप मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को जो नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली डीए के बच्चे, क्योंकि हाँ जी सर। अच्छा आपने सीएस नहीं दिया, डीए ही चुना आपने, सीएस डीए दोनों नहीं चुना, इसके हाँ पीछे जी कोई सर। रीजन था? तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं अगर एक ही पर्टिकुलर पिक करके उसमें लगातार करता रहूंगा अच्छे से, तो फिर मैं ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा, ओके। और कोई रीजन नहीं था। अच्छा हाँ, अच्छा। मेरे को लगा कि मैं अगर दो पेपर्स पिक करता हूँ तो फिर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा हैंडल करना। ओके। ये वैसे एक अच्छा डिसीजन था कि आप एक जगह पे फोकस कर सकें और आपके हाँ पूरा सर। जो एनर्जी जो एक एक डायरेक्शन में लगा सके। जी एनी सर। टिप ऑफ एडवाइस जो 2027 के एस्पिरेंट हैं, जो अगले साल डी एग्जाम में बैठेंगे, आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे उनको? सर मैं सिर्फ वही बताऊंगा सर, जो मैंने खुद फॉलो किया है। मतलब कंसिस्टेंसी लोग हर बार कहते हैं, बट आपको करना पड़ता है। आप बस हर दिन एक ही वीडियो देखिए भले ही, या फिर आप आधा वीडियो ही देखिए, बट कंसिस्टेंटली करते रहिए। और आप कंप्लीट कर लेते हैं। कोर्स वर्क इतना बड़ा नहीं होता है। असली चैलेंज मॉक टेस्ट में आता है, वहां पे आपको लगे रहना पड़ता है। आप करते रहिए, आपका जरूर हो जाएगा। मतलब अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू राहुल, और आपकी जो ये स्टोरी है और आपकी जो जर्नी है, आई थिंक इट इंस्पायर मेनी मोर गेट एस्पिरेंट फॉर डीए। थैंक यू वेरी मच फॉर इंटरेक्टिंग विद अस, एंड थैंक यू बेस्ट सर। ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना भूल गया, आप कहाँ पे एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं? सर ये तो मैंने कई सारी जगह किया है अप्लाई। मेरे को कहा गया है कि आप टॉप 7 आईआईटीज में ट्राई अप्लाई करके रखिए। कोप में चांसेस बन सकते हैं। आप अपना एक बार स्कोर बताएंगे मुझे? सर 787 सर। 787 डीए। जनरल कैटेगरी आपकी? जनरल सर। आईटी हैदराबाद दिल्ली एआईडीएस में आपके अच्छे चांसेस हैं, ठीक है, गुड ऑप्शन। खड़गपुर में भी आपके गुड ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ओके सर। ठीक है। तो हैदराबाद, दिल्ली और खड़गपुर में गुड चांसेस हैं आपके यहाँ पे होने की। इसके अलावा अगर और भी थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ना, मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा एक बार हाँ जी सर, बिल्कुल। टेलीग्राम में, ठीक है। बिल्कुल। अभिषेक हाँ शर्मा अभिषेक शर्मा पीडब्ल्यू। जी अभिषेक, सर, मैं कर। और भी अगर आपको लेटर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा एआईडीएस, ठीक है। चलिए, ओके। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू सर। थैंक यू।